हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही नया टॉपिक, बायोलॉजी का टॉपिक, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। आज हम यह पढ़ेंगे, वो भी चित्र सहित। मैं आपको समझाऊंगा कि भोजन किस तरह से पाचित होता है और कहाँ पर उसका शोषण होता है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको यह चित्र भी बनाना सिखाऊंगा कि मानव पाचन तंत्र किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं और कौन कौन से ग्रंथियां सम्मिलित होती है। तो इसमें कुल 6 अंग सम्मिलित होते हैं। इसमें पहला अंग है मुख, यानी हमारा मुंह है। ठीक है, फिर आता है ग्रसनी, यानी वह नली जिसके द्वारा भोजन मुख से आमाशय में जाता है। आमाशय, जिसमें भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं, फिर उसका पाचन होता है और फिर यहाँ से भोजन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत, यहाँ से भोजन में से पानी का अवशोषण होता है। मल द्वार, यहाँ से कचरे का जो है वो निष्कासन होता है। ठीक है, ये सम्मिलित अंग है। अब कुछ ग्रंथियां भी सम्मिलित होती हैं जिनसे भोजन का पाचन होता है, जिसमें पहली है लार ग्रंथि, या इसे हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि हमारे मुंह में स्थित होती है। ठीक है, दूसरी है यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर है अग्नाशय। यह आमाशय के नीचे स्थित होती है। ठीक है, यह आमाशय के नीचे स्थित होती है। अब हम चित्र बना लेते हैं इसको समझने के लिए। तो चित्र के लिए आपको सिंपल सी, पहले आपको एक सीधी 2 लाइनें खींचनी है इस तरह से। ठीक है, फिर एक कुछ इस तरह से मोड़ के इस तरह से करनी है, और यहां से ऐसे करके, और एक ऐसे करनी है। ठीक है, इस तरह से करनी है। ठीक है, फिर यहां पर ये बड़ी होगी थोड़ी, फिर आपको यहां पर ऐसे करना है, यहां पर ऐसे करना है। ठीक है, फिर ये आमाशय होगा, फिर यहां से आपको ऐसे एक नली निकालनी है, फिर यहां पर आपको बड़ी आंत बनानी है ऐसे, यहां से इधर ले आना है इसको, यहां पर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक परिशेषिका बना देनी है। ठीक है, परिशेषिका। फिर यहाँ पर आपको इसी तरह इधर वाले जैसे करना है, ऐसे नीचे ले आना है, फिर यहाँ पर आपको इसे मलद्वार बना देना है। ठीक है, मलद्वार। ठीक है, अब क्या करना है, बीच में आपको यहाँ से ऐसे लाइनें निकालनी है, और आप कहीं पर भी कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ से निकाल दिया, फिर यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया। इस तरह से आपको लाइनें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे 2 लाइनें खींचनी है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बना देना है यकृत, त्रिभुजाकार यकृत बना देना है। ठीक है, और अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एक नली निकालनी है ऐसे छोटी सी, यहाँ से नली निकालनी है, और इस तरह से निकालते हुए इसके अंदर इसको खोल देना है। ये इस तरह से खुल जाएगी। ठीक है, एक नली यहाँ पर बनानी है, एक यहाँ पर ऐसे बनानी है। अब इसका नामांकन करते हैं। ये हमारा मानव पाचन तंत्र तैयार हो गया। डायाफ्राम भी बना सकते हैं ऐसे करके, और इस तरह से, इस तरह से, और ये इस तरह से। ये आपका जो है डायाफ्राम हो गया। अब इसका नामांकन करते हैं। तो ये है हमारी नाक, अंकित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये है हमारा मुख, यानी मुंह है। ठीक है, फिर ये है ग्रसनी, जो भोजन को मुंह से आमाशय तक ले जाती है। इसे इसोफेगिस भी कहते हैं, इसोफेगिस। इसके शीर्ष में या इसके ऊपर ही ऊपर एक पल्ला होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस या घाटी पल्ला, एपिग्लोटिस।
यह क्या करता है, यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहाँ पर दो नलियां होती है, श्वास नली, एक मुख ग्रस नली, ठीक है। तो ये श्वास नली में जाने से रोकता है। फिर यहाँ से भोजन आता है, फिर ये है आमाशय, ये है डायाफ्राम, ये है यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। फिर ये है पित्ताशय, ये है पित्ताशय, ये क्या है, पित्ताशय। यकृत पित्त को रस को बनाता है और जो पित्ताशय है वो पित्त रस को संग्रहित करता है। फिर ये पित्त नली है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है। और ये है छोटी आंत, ये जो लाइन हमने खींची है ये है छोटी आंत, जिसे हम क्षुधांतर भी कहते हैं, छोटी आंत। और ये बड़ी वाली जो है ये है बड़ी आंत, ये है परिशेषिका, अपेंडिक्स, परिशेषिका या अपेंडिक्स। और ये है आपका मल द्वार, रेक्टम। ठीक है, तो ये आपकी इमेज हो गई मानव पाचन तंत्र की। अब देखते हैं इसका पाचन किस तरह से होता है। तो भोजन आता है मुंह से, ठीक है। हमारे हाथ ग्रास रखते हैं, ग्रास यानी छोटा सा, जिसे हम सामान्य भाषा में कोया कहते हैं, वो हमारे मुंह में रखते हैं। फिर हमारे दांत होते हैं, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। वो दांत भोजन को तोड़ते हैं टुकड़ों में। और यहाँ पर जो है, जो हमारी लार ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथि रस स्रावित करती है, जिसे हम लार रस कहते हैं, लार रस कहते हैं। इस लाल रस में एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है, एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जिस तरह से उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक क्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो भौतिक क्रियाएं होती है हमारे शरीरों में, रासायनिक क्रियाएं, उनको बढ़ाने के लिए जैव उत्प्रेरक होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लाल रस में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम जैसे ही मुंह में भोजन आता है और दांत उसे तोड़ते हैं तो ये रस निकलता है, ठीक है। कभी कभी हम नहीं देखते हमारे मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी नहीं होता है, वो लाल रस होता है, उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो मंड होता है, मंड, मंड क्या होता है, जब पौधे अपने भोजन बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा भोजन आ जाता है उसको मंड के रूप में संचित करते हैं। जो एमाइलेज है ये मंड को शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है, शर्करा में। एमाइलेज मंड को शर्करा में बदल देता है, ठीक है। मंड को शर्करा में बदल देता है, यानी ये जटिल होता है और ये सरल अणु होता है। फिर भोजन आता है इस ग्रसनी में। यहां पर ये कर्माकुंचक गति होती है। कौन सी गति होती है, कर्माकुंचक, कर्माकुंचक गति होती है। फिर इस गति के द्वारा यह नीचे आता है और आमाशय में आता है। इसका जो आस्तर होता है ना, आस्तर यानी जो ये अंदर वाला पोर्शन, ये बहुत ही कोमल होता है, इसीलिए जो लाल रस है वो भोजन को गीला कर देता है और एमाइलेज होता है वो मंड को शर्करा में बदल देता है और फिर भोजन खिसकते खिसकते कर्माकुंचक गति से आमाशय में आता है। आमाशय में आने के बाद यहाँ पर 3 रस निकलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मिटो लेता हूं ताकि आपको ढंग से दिख जाए। हाँ, तो यहां से भोजन आमाशय में आता है। अब आमाशय को देखिए, आमाशय, आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से 3 रस निकलते हैं। पहला निकलता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा निकलता है श्लेष्मा और तीसरा निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। और एक और निकलता है इसके साथ ही रेनिन। 4 निकलती हैं। और जो आपका ये मुंह में लाल रस निकलता है उसमें एमाइलेज के साथ, एमाइलेज के साथ एक और निकलता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं, टाइलिन, ठीक है। 2 निकलते हैं लाल रस में। और आमाशय में निकलते हैं HCl, श्लेष्मा और पेप्सिन यानी, और इसके साथ ही निकलता है रेनिन, ठीक है। तो आमाशय में निकलते हैं ये 4। ये HCl जो है ये भोजन को गलने से रोकता है, भोजन में जो कीटाणु आते हैं उनको मारता है। और ये जो है
ये जो पेप्सिन की क्रियाशीलता है उसको ये HCl बढ़ा देता है, ठीक है। और जो श्लेष्मा है ये इस आमाशय के आंतरिक आस्तर की या जो आंतरिक चमड़ी होती है या जो आंतरिक मांस होता है उसकी इस अम्ल से रक्षा करता है। यह एक बहुत ही प्रबल अम्ल होता है और इसको जलने से बचाने के लिए यहाँ पर जो है श्लेष्मा आ जाती है और ये श्लेष्मा इस अम्ल से इस आंतरिक आस्तर की रक्षा करती है। और ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये किसका पाचन करता है? ये पाचन करता है प्रोटीन का, ठीक है। ये प्रोटीन का पाचन करता है और इसके साथ निकलता है रेनिन। अब भोजन जाएगा इस नली में से होते हुए छोटी आंत में। यहाँ पर यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधिनी पेशी द्वारा यह नियंत्रित होता है। फिर जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पर यह भोजन जो है वो अम्लीय होता है, अम्ल हो जाता है, क्योंकि HCl आ जाता है उसमें तो अम्लीय हो जाता है। इस भोजन को क्षारीय बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए? क्षारीय बनाने के लिए यकृत द्वारा बनाया हुआ जो पित्त रस है वो पित्ताशय में संचित होता है और पित्ताशय से पित्त नली से होते हुए इसे भोजन को क्षारीय बनाने के लिए आता है पित्त रस। क्या आता है? पित्त रस। इस नली से होते हुए यहाँ पर बीच में आता है, ठीक है। इस पित्त रस में होता है पित्त लवण। पित्त लवण, देखिए कंफ्यूज मत होइए। यकृत पित्त रस को बनाता है, पित्ताशय पित्त रस को संचित करता है और इस पित्त नली से होते हुए पित्त रस आता है और इस पित्त रस में होते हैं पित्त लवण। और ये लवण जो है जब भोजन में मिलते हैं तो ये 3-4 काम करते हैं। पहला, ये भोजन को क्षारीय बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये जो भोजन में वसा होती है, वसा यह भोजन में बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। इससे क्या है, आगे जो एंजाइम आते हैं वो इस पर क्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो पित्त लवण आता है ये इस वसा को, गोलिकाओं को छोटी छोटी कर देता है। जो बड़ी बड़ी होता है उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। इससे क्या हो जाता है कि जो आगे के एंजाइम है वो इस पर आसानी से क्रिया कर पाते हैं, ठीक है। और ये बड़ी से छोटी गोलिकाओं का बदलना जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये वसा का इमल्सीकरण कहलाती है। वसा का इमल्सीकरण कहलाती है या पाइसीकरण कहलाती है, या पाइसीकरण कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर से पितरस से, पित्ताशय से पितरस निकलता है और पितरस जो है, पितरस में पित्त लवण होते हैं। वो पित्त लवण भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। इस प्रक्रिया को वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। अब भोजन जाता है आगे। आगे कहाँ पर? छोटी आंत में। छोटी आंत जो है वो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, इन तीनों का पूर्ण पाचन स्थल है। यानी इन तीनों का यहीं पर ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है। छोटी आंत में भोजन आता है तो छोटी आंत में जो अग्नाशय है, ये जो अग्नाशय है ये भी रस का श्रावण करता है। यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है ना, ये भी अग्नाशय भी रस का श्रावण करता है। अग्नाशय रस का श्रावण करता है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यह बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, ठीक है। बहिस्रावी, अंतःस्रावी के रूप में ये दो हार्मोन्स का श्रावण करती है। एक होता है ग्लूकान और एक और होता है और वो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूं आपको, ठीक है। और बाहर जो है वो अग्नाशय रस स्रावित करती है। उस रस में 2 एंजाइम होते हैं। पहला होता है लाइपेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन। इस वसा के इमल्सीकरण की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर जो है अग्नाशय अपना रस श्रावण करता है। उस रस में वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और ये एंजाइम जो है, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में कर देते हैं। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है, लगभग 7 सेंटीमीटर होती है, इतना सी कुछ होती है, ठीक है। और फिर देखिए जो हमारी वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम निकलता है और प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। इसके बाद जो है इस छोटी आंत में से आंतररस का श्रावण होता है। आंतररस का श्रावण होता है। इसकी जो छोटी आंत है इसकी भित्तियों में
ग्रंथियां होती है उनसे आंतररस का स्रावण होता है। इस आंतररस में जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है, ये यांतरस स्रावित होने के बाद। अब भोजन का पूर्ण पाचन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अब छोटी आंत में कुछ ऐसे अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, अंगुली जैसे, ये इसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इन अंगुली जैसों के अंदर रुधिर वाहिकाओं की बहुकाई होती है, यानी रुधिर वाहिकाएं बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। और जैसे इस भोजन का पाचन हो जाता है तो आगे आगे जैसे बढ़ता है तो उसमें जो है ये रोम बदलते जाते हैं, रोम बढ़ते जाते हैं, इन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। इन दीर्घ रोमों के द्वारा इस भोजन का अवशोषण हो जाता है। भोजन का अवशोषण होने के बाद यह भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। यहां से यह बड़ी आंत में आता है, यानी बृहदान्त्र। बड़ी आंत में आने के बाद इस भोजन में से खनिज लवणों और जल का अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही रोम होते हैं अंगुली जैसे, ठीक है। और यहाँ पर खनिज लवणों और जल का अवशोषण हो जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, जो अपच भोजन है, जो कचरा है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको इस मल द्वार के द्वारा निकाल दिया जाता है। इस तरह भोजन हमारे शरीर में पचता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो देखिए। आमाशय जो है यह जे आकार का होता है, इसमें भोजन 3-4 घंटे रुकता है, ठीक है। और यकृत त्रिभुजाकार होता है और ये जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और बृहदान्त्र जो है यह छोटी आंत के बाद में आता है। छोटी आंत की जो औसत लंबाई है वो लगभग 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और छोटी आंत की लंबाई शरीर के अलग अलग शरीरों में भोजन के अनुसार होती है। जैसे जो बाघ होता है वो मांस खाता है और मांस के पाचन के लिए छोटी सी आंत की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसमें छोटी आंत छोटी होती है। और जो शाकाहारी जीव होते हैं जो घास खाते हैं तो घास में सेल्यूलोज होता है, उस सेल्यूलोज के पाचन के लिए बड़ी आंत की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनमें छोटी आंत लंबी होती है, ठीक है। और ये परिशेषिका है, ये एक अवशेषी अंग है जिस तरह से, ठीक है। ये एक अवशेषी अंग है, ये अब हमारे कोई काम का नहीं है, ये मल द्वार है, ठीक है। तो भोजन का पाचन एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट एक बार फिर से। भोजन मुंह से आता है, मुंह में होता है लाल रस, लाल रस में निकलता है अमाइलेज और टाइलिन। अमाइलेज मंड को या स्टोर्च को शर्करा में बदल देता है। फिर भोजन आता है कर्माकुंचक गति से, इसे इसोफेगिस के द्वारा, ग्रसिका के द्वारा आमाशय में 3 रस निकलते हैं, एचसीएल, श्लेष्मा और पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, श्लेष्मा एचसीएल से सुरक्षा करता है और एचसीएल भोजन को गलने से बचाता है, कीटाणुओं को मारता है। आमाशय से भोजन निकलता है अवरोधिनी पेशी के द्वारा। फिर यहाँ पर जो है पित्ताशय से पित्तरस जाता है और पित्तरस जो है इस भोजन को क्षारीय बना देता है और वसा का इमल्सीकरण प्रक्रिया करता है। फिर यह भोजन में अग्नाशय से रस स्रावित होते हैं। अग्नाशय में 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज करता है वसा का पाचन और ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का। फिर आता है भोजन छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है भोजन का कुछ अवशोषण होता है और कुछ पाचन होता है। छोटी आंत से अंतररस स्रावित होता है, उस अंतररस में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, इसमें बदल देता है और वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। फिर भोजन का अवशोषण हो जाता है, ये अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। और फिर भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में खनिज लवणों और जल का अवशोषण हो जाता है और फिर भोजन जाता है मल द्वार में। ये परिशेषिका है, ये क्या है? ये एक अवशेषी अंग है, ये अब हमारे कोई काम का नहीं है। अवशेषी अंग, इसका पहले उपयोग होता था प्राचीन काल में, जब मानव जंगल में रहता था तो वो कुछ पत्तियां वगैरह या कुछ शाकाहारी भोजन खाता था जिनमें सेल्यूलोज होता था, उसके पाचन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यह एक अवशेषी अंग है। इस तरह से मानव का पाचन होता है। और इस चित्र को बनाना मैं आपको अलग से भी एक वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप इस चित्र को बनाना सीख जाएं। बहुत ही आसान सा ये चित्र है।
तो मेरी आशा है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए। आगे मैं आपको श्वसन तंत्र, वृक्क, वृक्काणु और जो चित्र हैं महत्वपूर्ण उनको बनाना सिखाऊंगा और उनकी प्रक्रिया को समझाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।